हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2 और उस चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई मीन्स हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं तो। और इस चैप्टर का जो राइटर हैं वो हमारे गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इन्होंने इस स्टोरी को, इस चैप्टर को लिखा हुआ है। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ मेन कैरेक्टर। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आई मीन्स है यहाँ पे ऑथर। ऑथर खुद एक स्टोरी को सुनाने वाले हैं, इसलिए ऑथर खुद इस चैप्टर के एक मेन कैरेक्टर हैं। सेकेंडली मैरी कौन है? तो ऑथर की वाइफ है। थर्ड वन इज सुजैन कौन है? उसकी डॉटर मतलब ऑथर की बेटी है। नेक्स्ट है जॉनथन कौन है यहाँ पे? सन मतलब ऑथर का बेटा है। उसके अलावा हम लोग सब कैरेक्टर्स में 2 सब कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है अमेरिकन लैरी विजिल एंड लास्ट है हमारा हब सिजलर। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं मेंशन कर दूँ। सब कैरेक्टर में एक और है आपका हब सिजलर। तो ये इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं और सब कैरेक्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं कि इस स्टोरी में हम लोग शीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक शिप के बारे में पढ़ने वाले हैं और बोले तो एक सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ओशियन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑथर और उनके पूरा परिवार, ऑथर और उनकी पूरी फैमिली सी में ट्रैवलिंग करती है। ठीक है, जल यात्रा करती हुई, और उनको कितने स्ट्रगल्स आते हैं, कितने मुसीबत आते हैं और कितना मुसीबत के बाद इस स्टोरी में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या वो सी ट्रैवलिंग मतलब जो वो समुद्र यात्रा है उसको वो पूरा कर पाते हैं, और क्या उस यात्रा को पूरा कर लेने के बाद क्या उनमें से उनकी पूरी फैमिली में से सब लोग बच पाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और जानते हैं हमारे ये चैप्टर। जुलाई 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Okay. अब ये स्टोरी ऑथर बताते हुए खुद कहते हैं कि जुलाई 1976 की बात है ये, जब ऑथर और उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी है, उनका बेटा जॉनथन जो कि 6 साल का है और उनकी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की है, और ऑथर, इन चारों मिल करके इंग्लैंड में एक एरिया है जो कि नाम है प्लाईमथ कहाँ पे लोकेटेड है? इंग्लैंड में लोकेटेड है। तो उन्होंने क्या करने का डिसाइड किया था? वर्ल्ड वेयाज, ठीक है, विश्व यात्रा करने का सोचा था। और किसकी तरह? तो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा किया था, विश्व यात्रा किया था, उसी का नकल करने का ऑथर उनकी पूरी फैमिली ने सोचा था कि जेम्स कुक, ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो विश्व यात्रा किया था उन्हीं का कॉपी करते हुए उन चारों ने भी जल यात्रा या फिर विश्व यात्रा करने का डिसाइड किया था। आइए देखते हैं आगे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. ठीक है, अब ऑथर आगे बताते हुए कहते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय तक मैरी मतलब उनकी वाइफ और खुद ऑथर थे आपके 37 ईयर ओल्ड, 37 वर्षीय थे, और वो एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी पहले से उन्होंने सपना देखा था कि उन लोग क्या करेंगे, एक फेमस एक्सप्लोरर है जो, ठीक है, जो प्रसिद्ध खोज करता है, उनकी तरह उन लोग विश्व यात्रा करेंगे। तो उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि वो पिछले 16 साल से अपना जो लेज़र टाइम है मतलब उनका जो खाली समय है उसको उन्होंने किस में बिताया? तो सी फारिंग स्किल, जो समुद्री कौशल होती है उसको बेटर करने में, ठीक है, उसको हॉर्निंग करने में, इम्प्रूव करने में अपना समय गुजारा। और कहाँ के वाटर में? तो ब्रिटिश वाटर में, ठीक है, ब्रिटिश वाटर में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन का एरिया है जहाँ पे सी दिख रहा है, यही एरिया आपका क्या है? ब्रिटिश वाटर का एरिया है। आइए देखते हैं आगे। Our boat Wave Walker, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out
and testing it in the roughest weather we could find। अब आगे ऑथर बताते हुए कहते हैं कि उनका जो बोट था, ठीक है, उनका जो शिप था उसका नाम वेव वॉकर था, और उसका डायमेंशन बताते हुए कहते हैं कि वो 23 मीटर था, और उनका जो वुडन का बना हुआ था। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वुडन हल्ड है, बोलने का मतलब है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो लकड़ी का बना हुआ था, और जिन्होंने प्रोफेशनली बिल्ड करवाया था, मतलब प्रोफेशनल लोगों के द्वारा बनाया गया था। और वो बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी महीने सिर्फ उस बोट को फिट करने में गुजारा, और उसके बाद उन्होंने उसका कई सारा टेस्ट किया कि वो बैड वेदर में, ठीक है, मतलब बहुत बुरे मौसम में भी क्या कर सकता है, वो बोट चल सकता है। The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। आगे अब ऑथर बताते हैं कि उनका जो ये जर्नी था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, और उन्होंने अपना पहला पड़ाव, ठीक है, फर्स्ट लेग मतलब उन्होंने अपना पहला पड़ाव 105,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके, उसकी यात्रा करके उन्होंने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया था, जो कि अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक का था। और आगे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, अपने साथ 2 क्रूमैन कौन होते हैं, जो नाव चलाने के लिए होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन, जिनका नेम यहाँ पे मेंशन है, अमेरिकन लैरी विजल, जो हमने सब कैरेक्टर में देखा था, एंड सेकेंड है आपका स्विस हर्ब सिजलर। उन दोनों को भी क्या किया था, अपनी मदद के लिए दोनों क्रूमैन को अपने साथ रख लिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो इस वर्ल्ड के, पूरे इस दुनिया के सबसे रफेस्ट सीज, ठीक है, मतलब जो सबसे ख़तरनाक सी है उसका उन लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं, और उस सी का नेम था द साउदर्न इंडियन ओशन। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously। आगे वो बताते हैं कि अगले दिन जब वो केप टाउन से निकले, अगले दिन तो क्या होता है, बहुत ही विशाल गेल्स, मतलब हवाएं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ हफ्तों तक वो कंटिन्यूसली लगातार वो तेज़ हवाएं चलते ही रहती हैं। Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast। अब आगे वो बताते हैं कि जो वो गेल्स था, गेल्स मीन्स यहाँ पे वाइंड है, ओके, तो जो वो तेज़ हवाएं चल रही थी उससे उनको बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उनका बोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ऑथर कहते हैं कि उसको उस गेल से, उस वाइंड से बिल्कुल डर नहीं लग रही थी, लेकिन जो वेव्स, जो लहरें उठ रही थी, और वो लहरों की ऊंचाई लगभग 15 मीटर ऊंची थी, तो उन लहरों की वजह से उनको डर लग रहा था, वो डर रहे थे, क्योंकि जो उनका लहर था वो मेन मास्ट, यहाँ पे मास्ट क्या होता है, बोट के यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं, ओके, तो जो उनका मेन मास्ट था बोट का, उससे भी ऊंचा लहर उठ रहा था। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। अब आगे ऑथर बताते हैं कि दिसंबर 25 को, मतलब 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्या होता है, वो अपना केप टाउन से ईस्ट की ओर 3,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, और बताते हैं कि एस्ट्रोशियस वेदर, मतलब बहुत ही गंदे वेदर के बाद भी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे मौसम के बाद भी वो अपना ये जर्नी, वो अपना ये सफ़र बहुत ही वंडरफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए वो क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री के साथ, ठीक है, क्रिसमस का जो पेड़ होता है उसके साथ अपना ये सफ़र पूरा करते हैं। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse। अब क्या बोलते हैं आगे ऑथर बताते हैं कि न्यू ईयर्स डे मतलब 1 जनवरी को भी वो बोलते हैं कि जो वेदर था, जो मौसम था, उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई भी सुधार देखने नहीं मिला था, लेकिन ऑथर सोचते थे कि वो वेदर जल्द ही, ठीक है, मौसम जल्द ही क्या होगा, सुधर जाएगा। और ऑथर बताते हैं कि वो चेंज भी हुआ, वो मौसम बदल भी गया, लेकिन वो और भी ज़्यादा वर्स हो गया, मतलब और भी ज़्यादा बुरा हो गया।
एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर जाइगेंटिक। ठीक है, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को डाउन में मतलब सन राइज के पहले भोर में क्या होता है, जो वेव्स रहती हैं, जो लहरें रहती हैं वो जाइगेंटिक मतलब एक विशाल रूप धारण कर लेती है। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और आगे ऑथर बताते हैं कि उन लोग के पास क्या था। अब यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जीप मतलब क्या होता है। जीप क्या होता है, इस तरीके का जो कपड़ा बोट या शिप में जो लगाया जाता है ताकि उसमें से क्या कर सके, वाइंड को, हवा को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो जो कपड़ा हम लोग बोट या शिप में यूज़ करते हैं वो हमारा जीप होता है। तो ऑथर बताते हैं कि वो कैसे सैलिंग कर रहे थे। तो स्मॉल स्टॉर्म जीप, ठीक है, मतलब जो ये जीप था वो उनका बहुत छोटा छोटा था और 8 नोट्स और वेयर स्टिल मेकिंग, और अभी भी वो क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे। जो समुद्री मील होती है वो 8 समुद्री मील अभी भी बना रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे लहरें आती थी तो हर एक लहर के साथ क्या होते थे, उन लोग ऊपर उड़ जाया करते थे। और जो लहर मतलब जो लहर की आवाज़ थी और जो वहाँ पे वाइंड चल रहा था, तेज़ी से जो हवा चल रही थी, उसका जो आवाज़ था वो कानों के लिए क्या था, बहुत पेनफुल था, दर्दनाक था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लेस्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern. Then we double-laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and wetted. ठीक है, आगे ऑथर बताते हैं कि उस बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो स्टॉर्म जीप है, जीप मैंने पहले ही बताया था, जीप क्या होता है, बोट के ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप में जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो स्टॉर्म जीप था और क्या थे हमारे मूअरिंग रोप, ठीक है, एक तरीके का रस्सी जो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, और लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो उन्होंने क्या किया था, उस रस्सी में एक स्टर्न को लपेट करके उसको नीचे सी में क्या किया था, डाल दिया था, ताकि क्या हो, उन लोग का बोट थोड़ा सा स्लो हो जाए। और आगे ऑथर बताते हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया था, डबल लेस्ड किया था, मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने दोबारा से रस्सी से बांध दिया था अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसमें उन्होंने बताया कि लाइफ ड्राफ्ट डील उन्होंने यूज़ किया, लाइफ लाइन्स यूज़ किया, डॉन्ड ऑयल स्किन्स मतलब वाटर प्रूफ रखने के लिए ऑयल स्किन्स का यूज़ किया, एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है कि इन्होंने इन सब चीज़ों को क्या किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया ताकि वो अपना जान बचा सकें। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an enormous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards aft of the ship. अब आगे ऑथर बताते हुए कहते हैं कि जो सबसे पहला इंडिकेशन था, सबसे पहला संकेत कैसा मिलता है उनको उस डिसास्टर का, 6 PM को, शाम के 6 बजे एक बहुत ही साइलेंस, एक सब तरफ क्या होता है, सन्नाटा सा छा जाता है, और जो वाइंड रहता है वो कुछ देर के लिए थोड़ा सा रुक भी जाता है। अचानक से क्या होता है, जो स्काई रहता है, आसमान रहता है, वो पूरे तरीके से काला होने लगता है, पूरा ब्लैक क्लाउड हो जाते हैं, बहुत डार्क हो जाते हैं। उसके बाद जो आवाज़ आती है रोअर की, ठीक है, एक दहाड़ जैसा आवाज़ आता है, और वो जस्ट क्या रहता है, वो जो क्लाउड रहता है, वो बादल रहता है, वो करेक्ट शिप के जस्ट पीछे ही रहता है। अब देखते हैं कि वो शिप के पीछे रहता है वो बादल, तो होता क्या है। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें महसूस होता है, तो वो देखते हैं कि वो एक्चुअल में क्लाउड नहीं रहता है, ओके, वो क्या रहता है, आपका वेव रहता है, जिसको ऑथर समझ रहे थे कि वो क्लाउड है, वो क्लाउड नहीं, वो वेव रहता है। और वो बताते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा चीज़, ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. आगे बताते हैं कि जो वो वेव था वो परफेक्टली वर्टिकल था, मतलब सीधा था,
ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा था, वर्टिकल था, मतलब ऐसा सीधा था उनके ही पीछे, और वो बाकी वेव, बाकी लहरों की कंपैरिजन में, बाकी लहरों की तुलना में क्या था, उसका दुगना था, डबल था। और उसका जो क्रेस्ट था, क्रेस्ट क्या होता है, टॉप पार्ट ऑफ द वेव, सबसे ऊंचा हिस्सा, वेव का सबसे ऊंचा हिस्सा, वो क्या हो रहा था, ब्रेकिंग हो रहा था, मतलब वो ऐसे ब्रेक हो के ऐसा लग रहा था कि वो उनके बोट में ही आकर के गिर जाएगा। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. उसके बाद क्या होता है, वो जो आवाज़ें थी वो गर्जने में चेंज होने लगी, थंडर में, एकदम से गड़गड़ाहट होने लगा सब तरफ। उसके बाद होता है कि वो जो वेव रहता है, एक और वेव आता है और उनका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है, ओके। और वो जो वेव रहता है उनके लिए एक ब्लेसिंग रहता है, क्योंकि उस वेव के आने से उनकी जो वेव से उनको जो परेशानी था, वो वेव का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि उसके अलावा एक ऐसा विस्फोट होता है जो उनके डेक को पूरे तरीके से तोड़ देता है। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I left quite peaceful. आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि जो वो वेव की वजह से क्या होता है, ऐसा विस्फोट होता है, ऐसा एक्सप्लोजन होता है कि उनका जो डेक रहता है वो टूट जाता है। तो आगे ऑथर बताते हैं कि उनको ऐसा लगने लगता है कि ग्रीन और वाइट कलर का वाटर, ठीक है, ग्रीन और वाइट वाटर क्या हो रहे हैं, उनके शिप के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनका शिप क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट चुका था। आगे ऑथर बताते हैं कि व्हील से, ठीक है, उसके जो पहिए हैं उससे ऑथर के हेड पे क्या होता है, चोट भी लग जाती है, और उनको पता चलता है कि ये जो वेव हैं उनके वजह से क्या हुआ है, ये सब कुछ नुकसान हुआ है। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि उनको ये महसूस हो रहा था कि उनका डेथ क्या हो रहा है, अप्रोच आ रहा है, मतलब वो अब मरने वाले हैं, और ऐसा सोच करके वो अपना होश खोने लगते हैं और कुछ समय के लिए वो बहुत पीसफुल, मतलब शांत हो जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing her mast almost horizontal. अब क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ऑथर को उम्मीद ही नहीं होता है कि उनका जो सर रहता है, उनका हेड रहता है, वो चोट लग के उनका सर क्या होता है, पानी में डूब जाए रहता है। तो उनको उम्मीद नहीं रहती है और उनका सर पानी से बाहर आने लगता है, और वो देखते हैं कि जो वो वेव वॉकर है, मतलब जो उनका शीप है, वो उनके पास में ही है, ठीक है, वो उनके नियर में ही है, और उनका जो सीप का मास्ट है जो कि वर्टिकल हो गया था, अब वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है। Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the airs into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel line up the stern for the next wave and hung on. आगे ऑथर बताते हैं कि अब क्या होता है, वो वेव, ठीक है, उनको अपराइट, मतलब वो वेव की वजह से अब वो सीधा हो जाता है। उसके बाद उनका जो लाइफ लाइन, जो उन्होंने वोर किया रहता है, जो हमने पहले ही पढ़ा कि उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लाइफ लाइन्स और जैकेट्स वगैरह उन्होंने जो पहने हुए थे, उसके वजह से ऑथर को हेल्प होता है, और उसी के वजह से और एयर की मदद से क्या होते हैं, वो अपने वेव वॉकर, मतलब अपने शिप के मेन बूम तक पहुंच जाते हैं। और वो उनको ऑथर को ऐसा लगता है कि जो वो वेव था, उन्होंने उसको रैग डॉल की तरह उछाला। रैग डॉल क्या होता है, जो कपड़े का टुकड़ा पहन के बनाया रहता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो वेव ने उसे ऐसे टॉस किया, ऐसे उछाला जैसे कि हम एक रैग डॉल को उछालते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि जो उनका लेफ़्ट रिब्स था, रिब्स मतलब होती है पसली हमारी, ठीक है, तो जो उनका पसली था वो क्रैक हो गया था, डैमेज हो गया था, और उनका जो माउथ था, मुंह था, वो पूरे खून से भर चुका था, क्योंकि उनके टीथ, उनके दांत टूट चुके थे। वो कैसे भी करके वो व्हील तक, उस पहिए तक पहुँचते हैं और आगे की वेव के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वेव के लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं।
Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब आगे बोलते हैं कि हर जगह सब तरफ सिर्फ क्या था, पानी ही पानी था। उनको ये तो एहसास हो रहा था कि उनके शिप के नीचे में क्या है, पानी भर चुका है, लेकिन उनके पास इतना डेयर, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको छोड़ करके इन्वेस्टिगेट, खोज करने के लिए जा सके कि एक्चुअल में कहाँ ब्रोक हुआ और कहाँ से वहाँ वाटर आ रही है। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are shaking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted and I screamed for the hatch. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जो हैच रहता है, हैच मीन्स होता है डोर, दरवाज़ा, अचानक से जो डोर रहता है वो खुल जाता है और उस डोर के बाहर मैरी आती है। मैरी दिखाई देने लगती है। मैरी कौन रहती है? ऑथर की वाइफ रहती है। तो जैसे ही वो डोर खुलता है तो वो मैरी दिखाई देने लगती है और मैरी चिल्लाते हुए कहती है कि वी आर सीकिंग, हम डूब रहे हैं। जो डेक्स है वो स्मैश्ड हो गए हैं, मतलब टूट चुके हैं और यहाँ पे पूरा पानी भर चुका है। आप क्या करो, व्हील के पास जाओ, पहिए के पास जाओ और क्या करो, उसको संभालो। लैरी एंड हफ वेयर पंपिंग लाइक मैड मैन। जो लैरी और हफ थे, यहाँ पे लैरी और हफ क्या है, कौन है? तो वो क्रू मैन है जो कि उनके साथ में आए हुए थे। तो दोनों क्या कर रहे थे, पंप की मदद से उस नाव के पानी को बाहर फेंक रहे थे। Broken timbers hung at crazy angle. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloughed about in deep water. अब क्या होता है, जो उनका नाव ब्रोक हो गया था, उनकी शिप का जो डेक था वो टूट गया था, तो उनकी सारी चीज़ें, उनके सारे सामान क्या हो रहे थे, पानी में तैरने लग गए थे, बहने लग गए थे। उनके सारे कपड़े, जो क्रॉकरी मतलब उनके जो मिट्टी के बर्तन थे, जो चार्ट्स थे, जो टीन्स थे, उनके जो खिलौने थे, वो सब क्या हो रहे थे, डीप वाटर, गहरे पानी में क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. आगे ऑथर बताती हैं कि वो थोड़ा तैरते हुए, थोड़ा चलते हुए क्या करते हैं, अपने बच्चों के कैबिन तक, अपने बच्चों के रूम तक पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो वो रिप्लाई करते हैं येस, हम ठीक हैं। लेकिन जो उनकी बेटी रहती है, उनकी जो डॉटर रहती है सूजन, ठीक है, तो सू रिप्लाई करती है कि उनको क्या हुआ है, उसके हेड पे एक चोट लगी हुई है और उस हेड की चोट के वजह से क्या हुआ है, हेड बम्प आ गए हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इमेज में मेंशन है, स्वेलिंग जो आ जाती है, सूज जो जाता है हमारा, तो उसको चोट लगे रहता है आँख के ऊपर और हेड पे। तो उस चोट की वजह से उसका जो हेड रहता है वो उस पर स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन ऑथर बताते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसके चोट को, मतलब उसके बम्ड हेड, जो उसके हेड में स्वेलिंग आ गई है, उसके बारे में वो सोच सकें। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side based open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. आगे क्या करते हैं, ऑथर जल्दी से ढूंढते हैं हैमर, हथौड़ी, स्क्रू, कैनवस वगैरह, और उसके बाद वो क्या करते हैं, डेक में वापस से चली जाते हैं ताकि वो डेक को रिपेयर कर सकें। जैसे वो डेक में पहुंचते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पानी, हर वेव के साथ क्या होता है, उनके शिप में पानी भरने लगता है, क्योंकि उनका शिप क्या होता, ब्रोक हो चुका था, टूट चुका था, और ऑथर को लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ा भी रिपेयर नहीं किया तो बहुत जल्द उन लोग क्या होंगे, डूब जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब आगे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो वो होल्स थे, जो छेद हो गई थी, ठीक है, मतलब जब उनका शिप टूटा, ब्रोक हुआ, तो उसमें जो छेद हो गई थी जिसके थ्रू पानी एंटर हो रहा था शिप में, तो उन्होंने उस हैच, उसको क्या किया, गेपिंग होल को वाटरप्रूफ हैच, मतलब वाटरप्रूफ जो हैच दरवाज़ा था, उसकी मदद से उन्होंने उसको भर दिया, उस गेपिंग होल को उसको भर दिया।
इससे तो ये फ़ायदा हुआ कि सारे के सारे वाटर तो नहीं, लेकिन मोस्टली वाटर मतलब ज़्यादातर पानी अंदर जाने से रुक गए, कुछ पानी अभी भी शिप के अंदर आ ही रहे थे। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. आगे ऑथर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी कब आती है, जब उनका जो इलेक्ट्रिक पंप रहता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। किसकी वजह से, जो डेब्रिस फ्लोट कर रहे थे, मतलब जो कचड़े वहाँ पे तैर रहे थे, उसकी वजह से जब उनका इलेक्ट्रिक पंप ब्लॉक हो जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आने लगती है। और उस इलेक्ट्रिक पंप में भी क्या होता है, ब्लॉक होने के बाद वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो वाटर लेवल, पानी का स्तर क्या होता है, और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jeep, the dinghies and the main anchor. आगे ऑथर बताते हैं कि उनके पास जो 2 स्पेयर हैंड पम्प्स था, मतलब जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे, वो भी क्या हुए थे, ख़राब हो चुके थे। किसकी वजह से, जो उसमें वेव ने एंटर किया था उसकी वजह से उनके पास जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे वो भी क्या हुए थे, ख़राब हो चुके थे, वो भी बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. आगे ऑथर बताते हैं कि उनको अचानक याद आता है कि उनके चार्ट रूम फ्लोर पे, ठीक है, उनके चार्ट रूम फ्लोर पे एक और इलेक्ट्रिक पंप है, ठीक है, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप है और वो क्या करते हैं, उस पंप को एक आउटपुट पाइप, मतलब बाहर जाने वाले पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत थैंकफुल है क्योंकि वो पाइप क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. आगे ऑथर बताते हैं कि अब रात हो जाती है, ठीक है, और उस रात में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ठंडी रहती है वो रात, और उस रात में उन लोग 3 काम करते रहते हैं, पंपिंग, स्टीयरिंग और वर्किंग द रेडियोज़, ठीक है, पंपिंग भी करते रहते हैं, स्टीयरिंग भी करते रहते हैं और रेडियो पे वर्क भी करते रहते हैं। और वो बोलते हैं कि उस मेडे कॉल्स मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रेस कॉल है, तो उस डिस्ट्रेस कॉल से उनको कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो इस दुनिया के रिमोट एरिया में थे, रिमोट कॉर्नर पे थे, जिसकी वजह से उनको रेडियो से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। Shu's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. अब आगे क्या होता है, जो श्यू रहती है, मतलब जो सूजन रहती है, ऑथर की बेटी सूजन आती है और उसका जो स्वोलन रहता है, मतलब जो उसका हेड सूजा रहता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी जो आँखें रहती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। और उसके बाद वो बताती है कि उसके आर्म में, ठीक है, उसके आर्म में क्या होता है, कट हो जाता है, एक गहरा चोट लग जाता है। और जब ऑथर बोलते हैं कि तुमने मुझे इस इंजरीज, इन चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो सूजन रिप्लाई करती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी चोट के बारे में पता चले और आप और भी ज़्यादा वॉरीड हो जाएं, मतलब और भी ज़्यादा चिंतित हो जाएं, क्योंकि आपने क्या किया है, आप अपना टाइम किस में दे रहे हैं, हमको बचाने के लिए, हमको सेव करने के लिए आप टाइम दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चोट के बारे में पता चल के आप और भी ज़्यादा वॉरीड हो जाएं।